वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से टॉपिक करें न्यूमेरिकल्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला करेंगे। रेडबर्ग फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर सबसे पहले समझो यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला जो है वो कब लगता है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो है, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम हाइड्रोजन गैस को ठीक है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हैं, तो हमारे पास में वहाँ पर सीरीज ऑफ लाइंस क्या बन जाती हैं, वहाँ पर सीरीज ऑफ लाइंस। ठीक है, सीरीज ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड। जब आप हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में लेते हो तो वहाँ पर सीरीज ऑफ लाइंस हमें मिलती हैं। ठीक है, जिस एंड द रीजन्स इन विच दे लाई, कौन कौन से वो रीजन में लाई करेंगी। ठीक है, कौन कौन से रीजन में वो लाई करेंगी लाइंस। तो इसके अंदर हमारे पास में किस किस रीजन में लाइंस लाई करती हैं स्टूडेंट्स। सीरीज़ देखो हमारे पास में कौन सी बनेगी और कौन कौन से रीजन में अगर वो लाई करती हैं। सीरीज़ बनती है हमारे पास में लेमन सीरीज़। अगर हमारे पास में लेमन सीरीज़ बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर रीजन किस में वो फॉल कर रही है, रीजन हमारे पास में अगर है यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, अगर हमारे पास में विजिबल रीजन है, ठीक है, तीन तरह के रीजन है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, कौन से हैं, यूवी, विजिबल एंड इंफ्रारेड। तो अब इसके अंदर यूवी रीजन के अंदर जो सीरीज़ फॉल करेंगी वो कौन सी है, लेमन सीरीज़। ठीक है, लेमन सीरीज़ के बाद विजिबल रीजन में कौन सी फॉल कर रही है स्टूडेंट्स, बामर। ठीक है, बामर सीरीज़ है। और इंफ्रारेड सीरीज़ किस में फॉल कर रही है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर सीरीज़ है हमारे पास में। सबसे पहले यहाँ पर कौन सी है, पाश्चन, और फिर हमारे पास में नेक्स्ट है ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है सीरीज़ जो इसमें हमारे पास में आएगी, दिस इज़ कॉल्ड एज फंड, एंड फोर्थ इज़ हम्फ्रे। ठीक है, तो ये सीरीज़ जो है हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ये सीरीज़ होंगी। जब हाइड्रोजन गैस को आप डिस्चार्ज ट्यूब में लोगे तो कौन कौन सी सीरीज़ आपके पास बनेंगी, ये हमारे पास में उन सीरीज़ के नाम हैं स्टूडेंट्स, कौन सी, लेमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़ और हम्फ्रे सीरीज़। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ है ये कौन कौन से रीजन के अंदर फॉल करती हैं। लेमन सीरीज़ जो होती है स्टूडेंट्स हमारे पास में, लेमन सीरीज़ ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बामर सीरीज़ विजिबल रीजन के अंदर, और पाश्चन, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्रे इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करेगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में अब ये रेडबर्ग फॉर्मूला जो है ये क्या बताता है हमें, रेडबर्ग फॉर्मूला जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बताता है स्टूडेंट्स। रेडबर्ग फॉर्मूला इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट, ये हमें क्या बताता है यहाँ पर, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट, ये हमें कैलकुलेट करके क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, वेव नंबर। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज़, वेव नंबर ऑफ डिफरेंट सीरीज़ ऑफ लाइंस ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट लाइंस बनेंगी उनका वेव नंबर कैलकुलेट करने में ये हमें मदद करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो सकता है या फिर हमारे पास में हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा, रेडबर्ग फॉर्मूला होगा वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद z स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसमें न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या है हमारे पास में 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडबर्ग फॉर्मूला लगेगा।
रेडबर्ग फॉर्मूले में r का वैल्यू r इज़ अ कांस्टेंट विच इज़ इक्वल टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, और हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर स्टूडेंट्स रेडबर्ग फॉर्मूले को यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमारे पास में यहाँ पर ये जो n1 और n2 की वैल्यूज़ हैं ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, वट आर द वैल्यूज़ ऑफ n2 एंड n1। जो n2 और n1 की यहाँ पर आप ये वैल्यूज़ देख रहे हो ये क्या है हमारे पास में, तो ये देखो ये क्या है हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर लेमैन सीरीज़। अगर हम लेमैन सीरीज़ को देखें, फॉर लेमैन सीरीज़ इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर लेमैन सीरीज़ के अंदर स्टूडेंट्स n1 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और n2 की वैल्यू जो है वो क्या होगी, इससे ऊपर के जितने एनर्जी लेवल्स हैं वो सभी। ठीक है, तो इसके अंदर लेमैन सीरीज़ में जो n1 का वैल्यू आप पुट करोगे ये 1 है, n2 के लिए 2, 3, 4 हायर वैल्यूज़ चले जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें फॉर बामर सीरीज़, बामर सीरीज़ के अंदर n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है, n1 का वैल्यू 2 और n2 का वैल्यू यहाँ पर इससे ऊपर के एनर्जी लेवल्स कौन से होंगे 3, 4, 5। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी है, पाश्चन सीरीज़ है। पाश्चन सीरीज़ इसमें n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आगे बढ़ा दो, दिस इज़ नेक्स्ट वन, तो n1 का वैल्यू 3 और n2 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास में 5। ये हमारे पास में पाश्चन सीरीज़ में n1 का वैल्यू 3 है, 3 से नेक्स्ट हमारे पास में 4, 5, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसी तरह से पाश्चन के बाद ब्रैकेट, फिर फंड सीरीज़ जो हैं उनके लिए n1 और n2 की वैल्यू आप सिमिलरली पुट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बोले कि आपके पास में व्हाट इज़ बामर फार्मूला, ठीक है, एक यहाँ पर क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कुछ कि बामर फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ बामर्स फार्मूला, तो बताओ इसमें बामर्स फार्मूला क्या होगा। ठीक है, बामर्स फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास में n1 का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, n2 का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो बामर्स फार्मूला उसको बोल देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में एक नेक्स्ट जो टाइप क्वेश्चंस की बनती है वो आती है उनमें लिमिटिंग लाइन। ठीक है, व्हाट इज़ लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन जो है स्पेक्ट्रल सीरीज़ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल के लिए क्या होगी, यहाँ पर n2 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इन्फिनिटी। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला में अगर लिमिटिंग लाइन आपको दी हुई है तो उसमें मतलब है कि n2 का वैल्यू आपको क्या पुट करना है वहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूले में n2 का वैल्यू इन्फिनिटी है। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला देख लिया है हमने, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला देखो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन। फोटोन क्या होता है, लाइट का पार्टिकल। फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन हुआ है हमारे पास में यहाँ पर कौन से लेवल से कहाँ पर, n = 5। जब n का वैल्यू 5 था उससे n = 2, यानी कि n = 5th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल पर यहाँ ट्रांजिशन हुआ इन हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन है, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ट्रांजिशन है, और हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, रेडबर्ग फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग फॉर्मूला क्या बताता है कि वेव नंबर इज इक्वल टू r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पर रेडबर्ग फॉर्मूला है जिसमें r का वैल्यू है हमारे पास 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स।
ठीक है। n2 का वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 5, n1 का वैल्यू है गिवन 2। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करो कैसे, फॉर्मूला हमारे पास में है वेव नंबर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो यहाँ पर 109,677, ठीक है। हमारे पास में n1 का वैल्यू जो है कितना है 2, 1/2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास में यहाँ पर 1/2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर हमारे पास n2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 5 स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करी सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, एलसीएम लो 4 और 25 एलसीएम लिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पर 425 का 100 एलसीएम आया और सॉल्व करके आ गया 21/100, तो ये 109,677 इंटू 21/100, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेशन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सॉल्व करके कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर स्टूडेंट्स 2303.2 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये जो आया हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेव नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम, यहाँ पर आप करके देखें कैलकुलेशन, तो 2303.2 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर का वैल्यू है। अभी इसके अंदर हमें वेव नंबर नहीं पूछा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वेवलेंथ जो होता है हमारे पास में, वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/वेव नंबर, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं है, तो 1/वेव नंबर, तो ये हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स 1/2303.2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पर आएगा 434 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट जो आपसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी है, सो द फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, हमारे पास में फ्रीक्वेंसी जो पूछी है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू हमने कैलकुलेट करा ऑलरेडी, विच इज़ इक्वल टू 434 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स मीटर के अंदर, क्योंकि मीटर में हमारी यहाँ पर वेलोसिटी की भी यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मीटर में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 434 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। -7 से आपको यहाँ पे जब यूनिट कन्वर्ट करोगे तो किस में आ गया, -9 मीटर, और -10⁻⁹ मीटर का मतलब है ये 434 नैनोमीटर्स है, ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो ये 434 हमारे पास में नैनोमीटर की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू मीटर में पुट करोगे, ना सेंटीमीटर में ना नैनोमीटर में, मीटर में पुट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आई स्टूडेंट्स वो क्या आएगी, 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, 6.91 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। सेकेंड इनवर्स के अंदर यूनिट्स ज़रूरी लिखने हैं आपको हमेशा, जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स के अंदर याद रखिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग आप कैसे करोगे। सबसे पहले फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यूज़ पुट करोगे, देन कैलकुलेट द वैल्यूज़ एंड राइट डाउन द यूनिट्स विद योर आंसर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन किया, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। हमारे पास में वेवलेंथ जो है फर्स्ट लाइन की इन बामर सीरीज, बामर सीरीज के अंदर, इन बामर सीरीज के अंदर कितनी आ रही है, 656 नैनोमीटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन। सेकेंड लाइन और लिमिटिंग लाइन की वेवलेंथ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सेकेंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज, बामर सीरीज के अंदर ये हमें कैलकुलेशन करनी है। तो
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे हम। सो अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग्स फॉर्मूला, यहाँ पर जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू रेडबर्ग्स फॉर्मूला, हमारे पास में वेव नंबर जो है वो किसके इक्वल है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर बामर सीरीज़ है, क्योंकि हमारे को बोला इसने बामर सीरीज़ है, तो बामर सीरीज़ के अंदर n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ठीक है, n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। एंड फॉर द फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या बोला है इसने, लैम्डा ऑफ फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज़, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट लाइन बामर सीरीज़ में आ रही है उसकी लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। तो इस बामर सीरीज़ के अंदर हमारे पास n1 का वैल्यू, मैंने आपको पहले ही बताया था n1 का वैल्यू बामर सीरीज़ के लिए क्या लेंगे स्टूडेंट्स, फॉर बामर सीरीज़ हम यहाँ पर n1 का वैल्यू 2 लेंगे, और जो फर्स्ट लाइन है इसके लिए n2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 3 फॉर फर्स्ट लाइन के लिए जो इसने गिवन हमें दिया है 656 नैनोमीटर्स, ठीक है, समझ गए यहाँ पर। अब ये हमारे पास में यहाँ पर ये ट्रांजिशन के लिए कैलकुलेशन करो। सो डू द कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पर वैल्यूज़, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, 1 बाय वेवलेंथ, तो यहाँ पर हमारे पास में 1 बाय 656 इज इक्वल टू r इंटू, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स फॉर्मूले में पुट करके, वेवलेंथ का वैल्यू हमें बामर सीरीज़ के लिए फर्स्ट लाइन के लिए 656 नैनोमीटर दिया हुआ है, क्योंकि बामर सीरीज़ है तो n1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और n2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन, पहली लाइन हमारे पास में पहली ट्रांजिशन क्या होगी जब 2 से सेकेंड लेवल से थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है, फर्स्ट लाइन बन रही है क्योंकि, तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है r इंटू यहाँ पर हमारे पास में r इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9 हो गया, दिस इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पर 4 9 का एलसीएम 36, और ये हमारे पास में सॉल्व करके आ गया r इंटू 5 बाई 36, तो ये वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर 5r बाई 36, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इसने क्या कहा है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर फॉर द सेकेंड लाइन हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर सेकेंड लाइन, तो फॉर सेकेंड लाइन हमारे पास में n1 का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड लाइन के लिए बामर सीरीज तो है ही, तो n1 का वैल्यू तो सेम रहेगा हमारे पास यहाँ पर भी, ठीक है। n2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि लाइन कौन सी है, अब सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए n2 का वैल्यू 3 और सेकेंड लाइन के लिए n2 का वैल्यू 4। तो अब ये यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करो अगेन इन रेडबर्ग फॉर्मूला, तो ये हमारे पास में हो गया यहाँ पर 1 बाय, देखो ये फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर रहे हैं। अब वेवलेंथ का वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता है तो हमने इसको एज सच रख दिया। r का वैल्यू, क्योंकि हमें रेशो निकालना है, r कट जाएगा लास्ट में, इसलिए r को ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो r इंटू 1 बाय, यहाँ पर हमारे पास हो गया 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16, अब ये 16 एलसीएम आया और ये कैलकुलेट करके हमारे पास में वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर 3 बाय 16, ठीक है, r इंटू 3 बाय 16, या हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर r इंटू 3 बाय 16 या फिर 3r बाय 16। तो अब ये दो रेशोज़ हमारे पास में यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। एक हमारे पास में 5r बाय 36 है, एक हमारे पास में 3r बाय 16 है, समझ गए। यहाँ पर ये रेशो आ रही हैं हमारे पास में। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, देखो इसके अंदर अब आगे क्या करना है, लैम्डा जो है हमारे पास में यहाँ पर लैम्डा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास दो रेशो दी हुई थी स्टूडेंट्स, 1 बाय 656 है, एक 1 बाय लैम्डा थी, ठीक है।
हमें क्या करना है, हमारे पास में दो इक्वेशंस बनी है यहाँ पर, कौन सी है दो इक्वेशन, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो और ये वाली इक्वेशन को सेकंड ले लो। तो अगर हम यहाँ पर डिवाइड करें इक्वेशन फर्स्ट को बाय सेकंड, तो ये हमारे पास में दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 656, लैम्डा बाय 656 इक्वल टू, ये हमारे पास दोनों रेशियोज़ हैं, ये देखो ये हैं और 3r बाय 16 है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, 5 बाय 336 इंटू 16 बाय 3, समझ गए। यहाँ पर हमें दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा, ये आ गया हमारे पास 5 बाय 36 इंटू 16 बाय 3, और इसको सॉल्व करके आ गई यहाँ पर वैल्यू 485। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करें आप, 485.9 नैनोमीटर, ठीक है, इंटू 10⁻⁹ मीटर या नैनोमीटर में आएगा, क्योंकि नैनोमीटर में ही हमने यहाँ पर अपनी लैम्डा जो फर्स्ट लाइन के लिए ली थी, तो सेकंड लाइन के लिए भी हमारी यहाँ नैनोमीटर में ही आएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने डिवाइड किया है यहाँ पर इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तो लैम्डा बाय 656, और ये दोनों की रेशो हमारे पास 485.9 आ गई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इसने यहाँ पर क्या पूछा है हमसे कि हमारे पास में फॉर द लिमिटिंग लाइन, दो क्वेश्चन थे इसके पास, एक तो सेकेंड लाइन के लिए और एक लिमिटिंग लाइन के लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। लिमिटिंग लाइन के लिए यहाँ पर n1 का वैल्यू तो 2 है और n2 का वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, n2 का वैल्यू लिमिटिंग लाइन के लिए इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से हमारे पास में यहाँ पर अब रेडबर्ग फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज, इट विल बी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये 1/4 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारे पास r/4, ये हो गया 0 हो गई ये वैल्यू, तो ये r/4 हो गई वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करनी है, लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी स्टूडेंट्स, वो क्या बनी थी, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, देखो यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट ये है, जिसमें 5r/36 आ रहा था, हमारे पास 5r/36 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में स्टूडेंट्स अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो वो क्या है हमारे पास, यहाँ लैम्डा, ये है हमारे पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर लैम्डा बाय 656 इक्वल 5 बाय 36 इंटू 16 बाय 3, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन थी स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आई थी, यहाँ पर लिखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, दोबारा लिखो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स, तो ये आ रही है हमारे पास में 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5r/36, ठीक है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 5r/36 इज इक्वल टू 1 बाय 656, और हमारे पास ये आ गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो है हमारे पास में, इसको थर्ड इक्वेशन ले लो, सेकेंड हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसको हम यहाँ पर थर्ड ले लेते हैं, एक हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास में थर्ड होगी। अब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास में आ गया स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को डिवाइड करके लैम्डा बाय 656 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हैं 5r/36 और r/4, ठीक है, 5/36 इंटू 4 हो गया, r से r यहाँ पर कैंसिल हो गया, 5/36 इंटू 4 हमारे पास में, और 656 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 364.4। इसको कैलकुलेट करके देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर जो है आपके पास में यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया ये कैसे किया है हमने यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन की बामर सीरीज़ में थी 656 नैनोमीटर, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन थी। सेकेंड लाइन और लिमिटिंग लाइन बामर सीरीज़ में जो है उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडबर्ग फॉर्मूला लगाओगे और सेकेंड लाइन के लिए पहले वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे,
कैसे कैलकुलेट करोगे, जो गिवन है आपके पास में फर्स्ट लाइन और जो निकालना है सेकेंड लाइन, इनकी रेशो लोगे और ये आ गई हमारे पास में आंसर। और सेकेंड के अंदर भी सेम इसी तरह से हमारे पास में जो गिवन है स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन के लिए बामर सीरीज़ में 5r/36, 1/656 इज इक्वल टू 5r/36, ये वाली हमें गिवन है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ रहा है जहाँ पर लिमिटिंग लाइन के लिए हमने रेडबर्ग कांस्टेंट में वैल्यूज़ पुट करी। अब इनको आपस में डिवाइड करके फाइनली हमारे पास में यहाँ पर वेवलेंथ आ गई है स्टूडेंट्स फॉर द लिमिटिंग लाइन, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पर लिमिटिंग लाइन के लिए वेवलेंथ आ गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स आपको करने होंगे, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट के क्वेश्चंस यहाँ पर इसी तरह से आप करेंगे। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं हम। वेवलेंथ जो होती है स्टूडेंट्स, वेवलेंथ क्या होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होती है, वेव नंबर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से ही आपने यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। रेडबर्ग फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो आपके पास में मैक्सिमम एंड मिनिमम wavelength of lines and their ratios, ठीक है। maximum and minimum wavelengths of lines and their ratio for different, अगर अलग अलग आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ दी हुई है तो वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है। असल में कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करने का टाइम ही नहीं होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपको शॉर्टकट यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वी आर डिस्कसिंग द शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्टकट्स क्या हैं इनको सॉल्व करने के, इतना बड़ा कैलकुलेशन करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमें देखने हैं। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पर कुछ देखो हम क्या देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज ऐसे। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पर वेव नंबर जो है हमने क्या पढ़ा, इट इज़ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में रेडबर्ग फॉर्मूला पढ़ा। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कि वेव नंबर जो होता है वो हमारे पास में 1/वेवलेंथ होता है, और हम ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब कि 1/वेवलेंथ इज़ इक्वल टू r इंटू, हमारे पास में r इंटू, इसका एलसीएम ले लो यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पर एलसीएम लिया तो आपने n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, और ये एलसीएम लिया n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पर n1, इसको हम यहाँ पर अगर देखें स्टूडेंट सॉल्व करके, तो यहाँ पर हम लैम्डा की, इसको देखो लैम्डा 1/लैम्डा था, ठीक है। यहाँ पर 1/लैम्डा है, तो हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पर, तो ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आया स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले में n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमें मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाए मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइंस के लिए, तो ये यूज़ करेंगे वहाँ पर फॉर्मूला मिनिमम लैम्डा। यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि लैम्डा और n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। लैम्डा इज मैक्सिमम, समझ में आई बात। एक कंपैरेटिव अकाउंट देख रहे हैं हम यहाँ पर, लैम्डा और n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसकी वैल्यू अगर मिनिमम है यहाँ पर डिनोमिनेटर की, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी वहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम अगर देखें
कि N2 की वैल्यू इसके अंदर, ठीक है, N2 की वैल्यू इज़ मिनिमम, अगर N2 की वैल्यू हमारे पास में मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि अगर N1 की वैल्यू फिक्स्ड है, N1 की वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है और N2 की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। N1 की वैल्यू फिक्स्ड क्यों होगी? फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज़, ठीक है, पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए N1 की वैल्यू फिक्स हो गई, N2 की वैल्यू मिनिमम हो गई, तो यहाँ पर भी हमारे पास में N2 की वैल्यू अगर मिनिमम हो रही है तो लैम्डा की वैल्यू क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स? वहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ में आई? हमने यहाँ पर पूरा डिनोमिनेटर लिया, एक बार में इसको कंपेयर करा हमने लैम्डा से, दूसरी बार में हमने यहाँ पर N1 को निगलेक्ट करा क्योंकि एक फिक्स सीरीज़ के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। N2 की वैल्यू अगर यहाँ पर मिनिमम होती है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो हम ये बात भी बोल सकते हैं अब यहाँ पर कि N2 का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है N1 के कंपैरिजन में, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर N1 का वैल्यू जो है यहाँ पर, ये जो N1 का वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में लिया है स्टूडेंट्स, N1 स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड हेयर। ये तो आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हैं स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। अगर N1 का वैल्यू हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है N2 के कंपैरिजन में, क्योंकि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर इस N1 को आप क्या कर सकते हो? इट कैन बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू N2। N2 के कंपैरिजन में यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कैन बी निगलेक्टेड टू N2 स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास बन क्या गया? अब अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में फाइनली फॉर्मूला बन क्या गया कि लैम्डा जो है हमारे पास में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू N1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय R। अब आप बोलोगे कि इसको हमने कैसे लिखा यहाँ पर? N1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। फॉर्मूला किससे रिड्यूस हो गया यहाँ पर स्टूडेंट्स? हमारे पास लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू N1 ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाय R, ठीक है। अब आप यहाँ बोलोगे कि ये फॉर्मूला हमारे पास में कैसे बना? यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे जो है हमने इसको लिखा कैसे, एक बार दोबारा सुन लो स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसको हमने कैसे बनाया फॉर्मूले को? इसके अंदर हमारे पास में हमने क्या लिया है कि N2 स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर लैम्डा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये मिनिमम है वैल्यू, पूरा वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर का कम है, R तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर अगर ये पूरा जो डिनोमिनेटर का वैल्यू ये कम होता है तो लैम्डा का वैल्यू क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा, एक फैक्टर। दूसरा कि अगर N1 का वैल्यू एक फिक्स सीरीज़ के लिए तो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, R हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टेंट ही है, तो N2 का वैल्यू अगर हमारे पास में कम होता है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पढ़ा। इसी तरह से अगर हम बोले यहाँ पर स्टूडेंट्स कि हमारे पास में लैम्डा का वैल्यू मिनिमम कब होगा, ठीक है, हम यहाँ पर अब दूसरा फैक्टर पढ़ रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू जो है हमारे पास में मिनिमम कब होगा। ये जो हम पढ़े ना स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये क्या है हमारे पास में कि लैम्डा विल बी मिनिमम कब होगा हमारे पास में यहाँ पर मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स? लैम्डा विल बी मिनिमम व्हेन, जब हमारे पास में यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू मिनिमम कब होगा स्टूडेंट्स? N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। या फिर हम बोले N1 की वैल्यू तो फिक्स्ड है किसी सीरीज़ के लिए और N2 का वैल्यू हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। अगर N2 का वैल्यू N1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो N1 की वैल्यू को आप निगलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर, और ये हमारे पास में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू देगा, ठीक है। N2 का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो N1 स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड हेयर। N1 स्क्वायर की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर में निगलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में अब फॉर्मूला जो है क्या बन गया? लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाय R, ठीक है, N1 स्क्वायर बाय R, क्योंकि हमारे पास में जो N2 का वैल्यू था स्टूडेंट्स यहाँ पर वो क्या था? N2 का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हमने इस जो हमने ये अभी पढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम N2 का वैल्यू क्या कह रहे हैं कि हमारा इसमें फिक्स्ड रहेगा, तो N1 स्क्वायर बाय R हो गया यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से एक आप कंपैरेटिव अकाउंट लेके इनको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हम इन्हें क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो n1 का वैल्यू हमारे पास में अगर फिक्स्ड है, ठीक है, तो n2 का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, वहाँ पर लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसी तरह से लैम्डा का वैल्यू मिनिमम होगा हमारे पास में जब हमारे पास n2 का वैल्यू मैक्सिमम होगा। दोनों बातें हमारे पास में क्या है, वाइस वर्सा है, ठीक है। तो इसी तरह से कैलकुलेट करते हुए लैम्डा मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई स्टूडेंट्स, n1 स्क्वायर बाय r, ठीक है, n1 स्क्वायर बाय r। ये हमारा यहाँ पर n1 स्क्वायर का वैल्यू डिनोमिनेटर में निगलेक्ट हो गया क्योंकि n2 का वैल्यू बहुत बड़ा है n1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पर बोलें कि हमारे पास में कुछ और भी कैलकुलेशंस यहाँ पर हो सकती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखो और क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स लेमैन सीरीज़ के लिए, ठीक है, लेमैन सीरीज़ के लिए, लेमैन सीरीज़ के लिए हमारे पास में ट्रांजिशन हो रही है n1 इक्वल टू 1 और n2 का वैल्यू हमारे पास में 2, 3, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास में फॉर्मूला क्या लगाना है स्पेक्ट्रल सीरीज़ में लैम्डा मैक्सिमम के लिए, ये हो गया n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r, ठीक है। और यहाँ पर इसके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आपको कहाँ पर मिलेगी स्टूडेंट्स, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लेमन सीरीज़ के लिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 3 है लेमन सीरीज़ के लिए। अब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करो। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या है 1, n2 का वैल्यू हम यहाँ पर क्या लेंगे 2, ठीक है, क्योंकि लेमन सीरीज़ है। ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसके अंदर लेमन सीरीज़ के लिए n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, ठीक है, और लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी इस फॉर्मूले में पुट करोगे अगर आप, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास में 4/3r। ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यूज़ फाइनली हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स यही वैल्यूज़ जो हैं आपके शॉर्टकट मेथड्स में यूज़ होंगी, ठीक है। 4/3r, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3r। अगर हम यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करें लैम्डा मिनिमम के लिए, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यू पुट करो n1 स्क्वायर बाय r, तो ये हमारे पास में क्या हो गई, n1 की वैल्यू तो 1 है, ये क्या हो गई यहाँ पर 1/r। समझ गए। नेक्स्ट सीरीज़ के लिए इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे बामर सीरीज़ के लिए। तो बामर सीरीज़ के लिए हमारे पास में यहाँ पर n1 का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, और n2 का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लाइन के लिए देख रहे हैं, ये हमारे पास में n1 का वैल्यू 2, n2 का वैल्यू 3 पुट करा हमने यहाँ पर। लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा की वैल्यू क्या निकालनी है हमें, मैक्सिमम फॉर्मूले में पुट करो वैल्यूज़ n1 2, n2 3, तो ये हमारे पास में क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं अभी पीछे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वो यही था 36/5r आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आई स्टूडेंट्स ये कितनी आई 36/5r, ठीक है। और लैम्डा मिनिमम की वैल्यू इसी तरह से कैलकुलेट करोगे आप, तो ये हो जाएगी हमारे पास में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये n1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4/r हो गया, ठीक है। लैम्डा मिनिमम 1/r था लेमन सीरीज़ के लिए, बामर सीरीज़ के लिए हमारे यहाँ पर 4/r हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर हमारे पास में है पाश्चन सीरीज़। पाश्चन सीरीज़ के अंदर यहाँ पर n1 का वैल्यू कितना है 3, n2 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास में 3 से ऊपर चलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 5, 6, ठीक है 4, 5, 6। तो ये यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पुट करो, n1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे स्टूडेंट्स 3, n2 का वैल्यू 4 पुट करोगे फर्स्ट लाइन के लिए, तो ये हमारे पास में यहाँ पर n1 का वैल्यू अगर आप पुट करते हो 3, n2 का वैल्यू पुट करते हो यहाँ पर 4,
तो ये लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई यहाँ पर स्टूडेंट, सॉल्व करोगे 144/7r, इसमें पुट करके देखो वैल्यूज़ आ रही है 144/7r, ठीक है। सो दीज आर द शॉर्टकट्स टू सॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट वेवलेंथ की रेशोज़ अगर हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा वहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट जो है वो कट जाएगा, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये कैलकुलेशंस करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर हमारे पास में लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर लैम्डा मिनिमम इज़ इक्वल टू हमारे पास में n1 का स्क्वायर कितना है 3, तो ये हो गया हमारे पास में 9/r, ठीक है। अभी इनके लिए आप एक रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हो, लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर आप एक और कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्या कि हम लैम्डा मैक्स टू लैम्डा मिनिमम जो है वो रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी 4/3r अपॉन 1/r, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 4/3, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे वैल्यू लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम, तो 36/5r डिवाइडेड बाय 4/r, r से r कैंसिल, और ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हो गई 9/5, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गई स्टूडेंट्स 9/5 वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से यहाँ पर लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का रेशो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड्स यहाँ पर काम करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट सीरीज़ के लिए आप लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड और हमफ्रे सभी सीरीज़ के लिए इस तरह से क्वेश्चंस में वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। तो ये जो है आपको यहाँ पर कुछ हमने क्या डिस्कस करे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मेथड्स डिस्कस करे हैं जिससे कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन को ईजिली करके देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आगे ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास में है हीलियम आयन, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर हीलियम आयन। हीलियम आयन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज, ठीक है, बामर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन एंड लेमन सीरीज कितना दिया है डिफरेंस यहाँ पर आपको 133.8 नैनोमीटर्स। अभी यहाँ पर आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अभी तो कितना इजी रेडबर्ग कांस्टेंट तो आपको ऑलरेडी पता ही है कितना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो अब इसको कैलकुलेट करो। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो रेडबर्ग फॉर्मूला लगाया यहाँ पर हमने। अब ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन है यहाँ पर फॉर हीलियम आयन, हीलियम H ही हो गया, हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया यहाँ पर। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू RZ², Z न्यूक्लियर चार्ज है, इनटू 1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर Z का वैल्यू कितना आ रहा है 2, ठीक है। Z का वैल्यू हीलियम He+ के लिए कितना हो गया 2 हो गया। और हमारे पास यहाँ पर N1 का वैल्यू बामर सीरीज़ के लिए 2, N2 का वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट लाइन के लिए 3, ठीक है। तो ये हमारे पास में बामर सीरीज़ के लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज़ के लिए इतना हमें गिवन है। अभी इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन ऑफ बामर सीरीज़ एंड लेमन सीरीज़, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये देखो, ये डिफरेंस की वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। तो दो इक्वेशंस आपकी यहाँ पर बनेंगी। क्या बनेंगी यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमारे पास में दो इक्वेशन। पहली है हमारे पास में यहाँ पर 1/वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज़, वो हमारे पास में हो गई R इंटू 2 स्क्वायर, इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज़, ठीक है, R इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/N1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है हमारे पास में 2 स्क्वायर माइनस N2 का वैल्यू कितना है 3, ठीक है, 1/3 स्क्वायर। अब ये हो गई हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स 4R इंटू 1/4 माइनस 1/9, और यहाँ पर ये सॉल्व करके हमारे पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स 4R 36 आ गया इसका एलसीएम, और यहाँ पर ये सॉल्व करोगे आप आ गया 4R इंटू 5/36, ठीक है।
ये इक्वल हो गया हमारे यहाँ पर 5r/4 और 36 कट हो गया 5r/9। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन लेमन सीरीज़ जो है हमारे पास में नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब ये हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके अंदर वो देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसने लेमन सीरीज़ में दी है, दिस इज़ इक्वल टू r इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/1। लेमन बामर, तो लेमन पहला सीरीज़ है तो 1 हो जाएगा यहाँ पर n1 का वैल्यू, और n2 का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास में 2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको तो ये आ गया हमारे पास में यहाँ पर 4, इसका एलसीएम हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 4r पहले आएगा, फिर हमारे पास ये हो गया 1 - 1/4, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर इक्वल किसकी आ रही है, दिस इज़ इक्वल टू, ये हो गया 3/4, 4r इंटू 3/4 और यहाँ पर कट हो गया, ये हो गया हमारे पास 3r, ठीक है। दो इक्वेशंस हमारे पास में आ गई यहाँ पर, लेमन हमारे पास लेमन सीरीज़ के लिए वेवलेंथ और बामर सीरीज़ के लिए वेवलेंथ आ गई, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों ही जो है ये 1 वेवलेंथ इज इक्वल टू 5r/9 है। यहाँ पर अगर आप इसको जब रेसिप्रोकल वेवलेंथ के लिए लोगे तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी वैल्यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें तो वेवलेंथ चाहिए, ये 1 वेवलेंथ का फॉर्मूला है, तो वेवलेंथ हो गई हमारे पास में यहाँ पर 9/5r, और एक तो ये हो गया वैल्यू, एक ये हो गया हमारे पास में वेवलेंथ फॉर लेमन इज इक्वल टू 3r, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर, ये हमारी दोनों इक्वेशंस यहाँ पर आ गई। तो लेमन जो है हमारी और बामर, इनका डिफरेंस बामर माइनस लेमन इज इक्वल टू 133.8 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब इसमें बामर के लिए पुट करो वैल्यू, ये हमने निकाली थी यहाँ पर 9/5r, 9/5r माइनस ये हमारे पास जो है यहाँ पर लेमन के लिए वैल्यू हो गई, ठीक है। तो क्योंकि माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये माइनस करके ये हो जाएगा हमारे पास -1/3r, ठीक है, समझ गए। और इसका डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 133.8। अब इसको सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास में इसको सॉल्व करने के बाद रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो पूरा सॉल्व कर लोगे आप। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, इन द लास्ट इट विल कम आउट 1.01 के करीब यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, 1.01 इंटू 10⁻9 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो एक तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये वेवलेंथ बामर माइनस वेवलेंथ फॉर लेमन, इसका डिफरेंस यहाँ पर आ गया है, इनकी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यूज़ हमारे पास में रेडबर्ग कांस्टेंट की फाइनल वैल्यू को बता देगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फ्रॉम रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडबर्ग फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर लिया है टॉपिक को, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई होप ये आपको जो आज का हमने पूरा रेडबर्ग फॉर्मूला डिस्कस किया स्टूडेंट्स हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अभी हम लोग जो हैं यहाँ पर सेशन को वाइंड अप करते हैं स्टूडेंट्स। यहीं पर हमने आज जितने डिस्कस किए हैं यहाँ पर डिफरेंट फार्मूलाज रेडबर्ग फार्मूला के साथ साथ सभी रिवाइज करें, न्यूमेरिकल्स देखें, और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। स्टूडेंट्स बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स।